नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी कक्षा के अंतर्गत। मैं धर्म सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जिसका अपन ने नाम दे रखा है। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 की साइंस जो है उसका 7वां जो चैप्टर है, जिसका नाम है अपना नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से जिसको अपन जानते हैं। क्या है दोस्तों हमारा ये चैप्टर और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी कक्षा को। तो देखिए क्या है, इसमें कुछ बातें हैं जो पहले डायरेक्ट दी हुई हैं, तो उनको अपन पहले सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, पिछले अध्याय में हमने जीवों में अनुरक्षण अनुरक्षण का मतलब हमने बात की थी कि रख रखाव जो होता है जीवों का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, अनुरक्षण जो होता है उस नाम से जानते हैं। जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे प्रोसेस जो हैं उनकी चर्चा हमने की थी। इसके अंतर्गत हमने पाचन की बात की थी, इसके अंतर्गत हमने श्वसन की बात की थी, उत्सर्जन की बात की थी, इसके अंतर्गत हमने वहन जो होता है, वहन का मतलब हमने यहाँ पे लिया था परिवहन जो होता है, परिवहन का आप कह सकते हो परिसंचरण जिसको अपन कहते हैं, वो हमने यहाँ पे पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पौधों में इस तरीके की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम होती है। यानी कि कोई जीव अगर गति कर रहा है तो गति कर रहा है, इसका मतलब हम क्या मान के चल रहे थे कि वो क्या है, सजीव है। और पौधों के अंतर्गत इस तरीके की जो गतियां पाई जाती हैं वो किसका परिणाम होती हैं, वो वास्तव में उस पौधे में होने वाली जो वृद्धि होती है उसका क्या होती है, परिणाम होती है। ये कह रहा है कि एक बीज जब अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर धकेल कर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। यानी कि कोई भी बीज है, जब हम उसको जमीन में डालते हैं तो वो बीज जो है वो अंकुरित होता है। और जब वो बीज अंकुरित होता है तो आपने देखा होगा वो क्या करता है, मिट्टी में जहां से बाहर निकलता है वहां से मिट्टी को वो साइडों में क्या कर देता है, धकेल देता है, और उसमें से धकेल कर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई तो ये गतियां नहीं होती है। अब ऐसा है कि अगर मिट्टी ज़्यादा टाइट होती है, तो अगर मिट्टी की टाइट है उसको वो नहीं निकाल पा रहा है या मिट्टी को धकेल नहीं पा रहा है, तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है, और बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसकी गतियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पौधों में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये है कि सारी जो गतियां पाई जाती हैं वो सभी की सभी गतियां जो होती हैं वो वृद्धि से संबंधित नहीं होती हैं। कुछ गतियां ऐसी भी हो होती हैं जो वृद्धि के अलावा दूसरी क्रियाओं से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। एक दौड़ती हुई बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती हुई भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती। जैसे बिल्ली जो है वो दौड़ रही है, बिल्ली क्यों दौड़ रही है, हो सकता है बिल्ली कुत्ते को देखकर भाग रही हो डर की वजह से, या हो सकता है बिल्ली चूहे को देखकर भाग रही हो उसको पकड़ने के लिए। तो उसमें वृद्धि का कोई रोल नहीं है। वो किसके लिए जा रही है, या तो भोजन के लिए जा रही है दौड़कर, या फिर वो अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ रही है। तो गति उसमें हो रही है, लेकिन वो किसका, वृद्धि का परिणाम वो बिल्कुल भी नहीं। झूले पर कोई बच्चा खेल रहा है तो खेलने के लिए उसके अंतर्गत गति पाई गई है, वृद्धि के लिए उसके अंतर्गत गति नहीं है। इसी तरीके से जुगाली करती हुई भैंस, भैंस जो जुगाली कर रही है यानी कि बैठकर भैंस जो है वो आराम से उस भोजन को क्या कर रही है, चबा रही है। उसमें जो गति वहां दिख रही है, जबड़ा जो उसका चल रहा है, मुंह जो उसका गति कर रहा है, वो जो गति है वो वृद्धि के लिए नहीं है, बल्कि वो गति किसके लिए है, उसमें पाचन के लिए। यानी कि पौधों के अंतर्गत हम बात करें तो गतियां जो हैं कुछ वृद्धि से संबंधित होती हैं और कुछ गतियां जो हैं वो वृद्धि से संबंधित नहीं होती हैं, दूसरे प्रकार की क्रियाओं से संबंधित होती हैं। ऐसा ही सजीवों में होता है। सजीवों में भी कुछ गतियां जो होती हैं वो वृद्धि के लिए होती हैं, और कुछ गतियां जो हैं वो वृद्धि के अलावा पाचन के लिए हो सकती हैं, सुरक्षा के लिए हो सकती हैं, खेलने के लिए हो सकती हैं, या फिर अपनी अन्य जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए भी गतियां पाई जा सकती हैं। तो गति केवल वृद्धि से संबंधित होती है, ऐसा कोई वैज्ञानिक लॉजिक नहीं है। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए हुए परिवर्तन जो हैं उनके प्रति क्या समझते हैं, अनुक्रिया समझते हैं। कि बिल्ली दौड़ी क्यों दौड़ी, हमने कहा कि उसके पीछे कुत्ता लग गया तो बिल्ली दौड़ी। किसके लिए दौड़ी, बचाव के लिए दौड़ी, यानी कि उसके पर्यावरण में परिवर्तन हुआ उसकी वजह से वो बिल्ली दौड़ी।
या हम कह रहे हैं कि बिल्ली दौड़ी, क्यों दौड़ी? क्योंकि उसको क्या है, सामने कोई चूहा दिखाई दे गया, वो भोजन के लिए दौड़ी उसकी तरफ। तो वो गति जो है वो किससे संबंधित हो गई? उसका पर्यावरण जो था, उसमें आने वाले जो परिवर्तन थे, उसकी वजह से उसमें गति देखने को मिली। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने एक चूहा देखा था, या फिर बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने एक कुत्ता जो है उसको देखा था। केवल यही नहीं, हम गतियों को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी समझते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी होते हैं। इस तरीके की भी कुछ गतियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण गतियां पाई जाती हैं, और पर्यावरण में होने वाला ये परिवर्तन जो होता है, ये उस जीव के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। यानी कि हम ऐसे प्रयास के रूप में भी समझते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए क्या थे? लाभकारी थे। सूर्य के प्रकाश में पौधों की वृद्धि होती है, या सूर्य के प्रकाश में पौधे क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ये कौन सी गति है? इसमें गति तो है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की वजह से पौधों में गति हुई, ये किसके लिए है? उसका एक लाभकारी कारण है, लाभदायक रीजन है उसका। और क्या है वो लाभकारी रीजन जो है? कि पौधों में जब प्रकाश मिल रहा है तो भोजन का निर्माण हो रहा है, और उस भोजन निर्माण के कारण पौधे क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। बच्चे झूले से क्या प्राप्त कर रहे हैं? आनंद प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वो झूले पर क्या कर रहे हैं? झूल रहे हैं। भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन जो है वो क्या हो जाए? भली भांति हो जाए। तो जैसे हमने बात की कि भाई गतियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, किसकी वजह से देखने को मिल रही है वो गतियां? उसके पर्यावरण में होने वाले जो परिवर्तन है उसके कारण वो गतियां देखने को मिली। तो हमने कहा कि जैसे बिल्ली दौड़ी, क्यों दौड़ी? क्योंकि उसको चूहा दिखाई दे गया या उसको कुत्ता दिखाई दे गया। बिल्ली दौड़ी, क्यों दौड़ी? यानी कि उसको कुत्ता या चूहा दिखाई दिया। हमने कहा बच्चा झूले पर झूल रहा है, क्यों झूल रहा है? क्योंकि उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है वहां से। हम कह रहे हैं कि भैंस जुगाली कर रही है, क्यों कर रही है? ताकि वो भोजन को अच्छी तरीके से चबा पाए, और जब भोजन को चबा पाएगी तो उसमें पाचन की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। इसलिए बिल्ली क्या हो रही? दौड़ रही है, बच्चा झूले पर झूल रहा है, और भैंस क्या कर रही है? जुगाली। पौधों के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण में जो वृद्धि हुई वो किसकी वजह से हुई? ताकि वो भोजन का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, और उसके कारण उसमें गतियां देखने को मिलती। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है, या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है, और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? गति करते हैं। ऐसा हमें लगता है कि हम गति करते हैं। किस वजह से गति करते हैं? जैसे तेज प्रकाश हमारी आंखों में पड़ा, तो हम आंखों को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि तेज प्रकाश के प्रति हमारे शरीर ने क्या किया? कोई रेस्पॉन्स दिया, कोई अनुक्रिया हुई, या फिर कोई गर्म वस्तु हमको छू गई, तो हम क्या करते हैं? हम अपने हाथ को हटाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं? कि उस गर्म वस्तु के प्रति पर्यावरण में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से हमने क्या की है? गति की है। तो इस अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए हम गति करते हैं, ऐसा हमें लगता है। ऐसा हमको क्या हो रहा है? ऐसा हमको जो है वो प्रतीत हो रहा है। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से क्या होती हैं? नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति क्या होती है? उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा क्या करते हैं? फुसफुसाते हैं। जैसे टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रहा है और हम अपने दोस्त से क्या करना चाह रहे हैं? बात करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम तेज बात करने की अपेक्षा एक दूसरे के कान के आसपास आकर क्या करते हैं? बोलते हैं, फुसफुसाते हैं हम। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। मतलब अब जो निष्कर्ष निकल के आया वो निष्कर्ष ये निकल के आया कि गतियां जो हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये गतियां हुई क्यों? तो गतियां क्यों हुई उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है कि गति जो है, उस गति की जो गति हो रही है वो गति जो है वो उस घटना पर निर्भर कर रही है जिसके कारण वो क्या होता है? प्रेरित होता है। यानी कि स्पष्ट रूप से अगर ये कह सकते हैं कि गति जो है घटना पर निर्भर करती है, उस घटना पर निर्भर करती है जिसके कारण वो क्या हो रही है? प्रेरित हो रही है, या जो घटना उसको प्रेरित करती है उस घटना के कारण क्या होती है? गतियां जो है वो देखने को मिलती है। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाता है, जो अनुक्रिया के अनुरूप क्या करते हैं? गति करते हैं।
दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। यानी कि गतियां जो है उसके बारे में अब हम क्या कह रहे हैं कि गतियां जो है उसके बारे में हम कह सकते हैं सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो क्या करते हैं, जो हमारे पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। उन तंत्रों का हम उपयोग करते हैं और उन्हीं की वजह से क्या दिखाई देती हैं, गतियां जो हैं वो दिखाई देती। और अगर हम बात करें कि कोई बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेल्यूलर अगर कोई जीव है, तो वो जीव इन घटनाओं के साथ या पर्यावरण के साथ अपना नियंत्रण और समन्वय करने के लिए क्या करता है, वो अपने शरीर में पाए जाने वाले विशेष ऊतक या अंग जो हैं उनका क्या करता है, उपयोग करता है, जिसकी सहायता से वो अपने पर्यावरण के प्रति क्या कर सकता है, नियंत्रण और समन्वय का कार्य कर सकता है। तो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो तो गति करने के लिए या पर्यावरण के साथ अनुक्रिया करने के लिए, या हम ये कहें कि पर्यावरण के साथ नियंत्रण और समन्वय करने के लिए अपने शरीर में पाए जाने वाले विशेष अंगों या विशेष ऊतकों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जबकि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो पर्यावरण में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके प्रति सीधी क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि उनमें विशिष्ट अंगों का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। ये भाई, अब हम बात करने वाले हैं जंतु तंत्रिका तंत्र की। तो सबसे पहले जो विशिष्ट ऊतक या अंगों की हम बात कर रहे हैं उनके अंतर्गत सबसे पहले हमने जो लिया है या सबसे पहले एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जंतु तंत्रिका तंत्र। यानी कि जंतुओं का जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में सबसे पहले हम यहां पढ़ने वाले हैं। जंतुओं में यह निमंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, नियंत्रण और समन्वय जो है वो तंत्रिकाओं के द्वारा, और किसके द्वारा किया जाता है, पेशीय ऊतक जो पाए जाते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जिनको अपन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने के तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की क्या होती है, आवश्यकता। अब क्यों करते हैं हम अनुक्रिया, तो अनुक्रिया क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी कोई गर्म वस्तु हमको छूती है तो उस गर्म वस्तु की वजह से हमें क्या हो सकता, कोई नुकसान पहुंच सकता है, या वो जो घटना है जो वातावरण में हुई है वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, या हमारे शरीर के किसी कोशिका या ऊतक अंग को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हम उसके प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं, तो गर्म वस्तु को छूने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिनको हम संवेदी अंग कहते हैं। आप इनको ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जानते हो, जैसे आंख है, नाक है, जीभ है, कान है, त्वचा है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज के, पर्यावरण में होने वाली किसी चीज का क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब गर्म वस्तु को हम छू रहे हैं ये हम कैसे पता करते हैं, तो ये हम पता करते हैं हमारी त्वचा की सहायता से, जो कि हमारा एक संवेदी अंग होता है जो स्पर्श का अनुभव हमें कराता है। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के, कौन लगाता है वो ध्यान से सुनना, पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। मतलब पूरी तंत्रिका कोशिका जो होती है उसका कोई विशेष भाग होता है जो क्या करता है, पर्यावरण के अंतर्गत होने वाली घटनाओं की हमें क्या देता है, जानकारी देता है। और तंत्रिका का वो जो विशेष भाग होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्रूमास्म के नाम से हम उसको जानते हैं। या फिर हम ये कहें कि अंगों में बार पूछा जाए तो कौन से अंगों के नाम से जानते हैं, उनको संवेदी अंग, या फिर हम उन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे कि आंतरिक कर्ण में होता है, कान में होता है, जीभ में होता है, त्वचा में होता है, नाक में होता है। ठीक है। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। रस संवेदी का मतलब
जो लार से संबंधित होते हैं वो संवेदनाएं जो हैं वो किसके द्वारा पता चलती है, जीव के द्वारा। और किसका नॉलेज कराते हैं, किसका ज्ञान कराते हैं, वो हमें स्वाद का। तो रस संवेदी ग्राही जो होते हैं वो तो हमें स्वाद का ज्ञान कराते हैं। इसी तरीके से घ्राण ग्राही जो होते हैं, घ्राण का मतलब होता है गंध, तो घ्राण ग्राही जो होते हैं वो किसका पता लगाते हैं, गंध का पता लगाते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो कितनी हो गई हमारी, ज्ञानेंद्रियों में एक तो आ गया हमारा कान आ गया, एक हमारा नाक आ गया, एक हमारा जीभ आ गया, एक हमारी होती है त्वचा। एक कौन होता है, त्वचा होती है, तो और एक कौन होता है हमारा आंख। तो अगर ज्ञानेंद्रियों की मैं बात करूं कि भाई ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो ज्ञानेंद्रियों की अगर हम बात करें तो ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये है हमारी। अब ये किस किस की नॉलेज कराती है तो वो भी ध्यान रखना। ये तो किसके लिए होती है, आंख जो होती है ये तो होती है देखने से संबंधित, यानी कि दर्शन के लिए। दर्शन यानी कि आप कह सकते हो इसको देखने से संबंधित होती। नाक की हम बात ही कर रहे हैं, ये किसके लिए होता है, घ्राण। घ्राण का मतलब होता है ये होता है गंध के लिए, खुशबू या बदबू जो होती है उसके। कान की अगर अपन बात करें तो ये किसके लिए होता है, कान होता है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना, तो ये सुनने के लिए होता है। और अगर अपन बात करें तो जीभ किसके लिए होती है, जीभ होती है स्वाद के लिए। और त्वचा किसके लिए होती है, त्वचा होती है हमारी स्पर्श जो होता है उसके लिए होती है। ठीक है, तो इन इन चीजों की नॉलेज जो है वो बाहरी वातावरण से हमको कौन कराते हैं, हमारे ये जो अंग पाए जाते हैं जिनको हम ज्ञानेंद्रियां कह रहे हैं, इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमीकाकृत सिरा जो होता है, कौन सा सिरा जो होता है, तंत्रिका कोशिका का एक द्रुमीकृत जो सिरा होता है उसके द्वारा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। जैसा कि क्या कह रहा है कि वो आपको चित्र के अंतर्गत दिखाया गया है, कौन से चित्र में दिखाया गया है उसकी बात अभी अपन करने वाले हैं। तो अभी उस चित्र पे अपन पहुंचने वाले हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो सूचनाएं होती हैं, इन सूचनाओं को कौन ग्रहण करता है, तंत्रिका कोशिका। पर तंत्रिका कोशिका का भी एक विशेष भाग होता है जो इसको ग्रहण करता है, और उस विशेष भाग का नाम क्या होता है, उस विशेष भाग का नाम दिया जाता है द्रुमीकृत। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप यहां से याद ये भी रख सकते हो कि उसको हम क्या कहते हैं, द्रुमास्म के नाम से हम उसको क्या करते हैं, जानते हैं। वहां से ग्रहण की जाती है। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग क्या करती हैं वो पैदा, यानी कि सूचनाएं जो हैं वो सबसे पहले किसने ग्रहण की, तो सूचनाएं सबसे पहले तंत्रिका कोशिकाओं का सिरा जिसका नाम है द्रुमास्म, उस सिरे ने क्या कर ली, ग्रहण कर ली। अब वो सूचनाएं जो है वो उस तंत्रिका कोशिका में किसके द्वारा जाती हैं, एक रासायनिक क्रिया के द्वारा जाती हैं, जो किस रूप में गति करता है, एक विद्युत आवेग जो होता है उसके रूप में क्या करता है, वो गति करता है। यह आवेग दुर्मिका से कहाँ जाता है, कोशिका काय तक जाता है, और तब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ कहाँ पहुंचता है, इसका अंतिम जो सिरा होता है, दूसरा सिरा जो होता है वहां तक पहुंचता है। एक्सोन जिसको अपन बोलते हैं उसमें से गति करता हुआ जाता है, और उस एक्सोन का अंतिम जो सिरा होता है वहां तक क्या होता है, पहुंचता है। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग जो होता है वो कुछ रसायनों का क्या करता है, विमोचन, यानी कि रसायनों को मुक्त करता है। और ये रसायन जो होते हैं वो रिक्त स्थान या सिनेप्स द्वारा जो होती हैं को पार करते हुए कहाँ पहुंचता है, अगली तंत्रिका कोशिका की वृक्षिका। वृक्षिका को यहां पर आप वही ध्यान रखो, द्रुमास में आप तो वही ध्यान रखोगे क्या होता है, ये द्रुमास्म होता है। उस द्रुमास्म में क्या होता है, विद्युत आवेग की तरह क्या करता है, गति करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो भाई घटना जो हुई वो तो कहाँ हुई, घटना हुई हमारे वातावरण में। घटना जो है वो घटना तो कहाँ हुई, हमारे वातावरण में हुई। वातावरण से इस घटनाओं को किसने ग्रहण कर लिया, हमारा जो संवेदी अंग था या जिसको अपन बोल रहे हैं ज्ञानेंद्रियां, उसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जैसे मैं कहूं कि किसी गर्म वस्तु को छुआ तो किसने ग्रहण कर लिया, उसको त्वचा ने ग्रहण कर लिया।
त्वचा में किसके द्वारा ग्रहण की गई है? तो त्वचा में ये ग्रहण की गई तंत्रिका कोशिका जो थी, उस तंत्रिका कोशिका का एक सिरा, और उस सिरे का नाम क्या दिया हमने? द्रुमास्म। तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका कोशिका के उस सिरे को हमने क्या नाम दिया है? तंत्रिका कोशिका के उस सिरे को हमने नाम दिया द्रुमास्म। जो था उसके द्वारा क्या कर ली गई? ग्रहण कर ली गई। दुर्मास्म ने इसको कहां पहुंचा दिया? दुर्मास्म ने इसको पहुंचा दिया तंत्रिका कोशिका के दूसरे भाग, जिसको हमने क्या नाम दिया है? कोशिका काय। वहां पहुंचा दिया। कोशिका काय से ये कहां जाती हैं? कोशिका काय से ये जाती हैं तंत्रिका की एक लंबी धागे जैसी संरचना होती है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। उसको एक्सोन कहा जाता है, उसको तंत्रिकाक्ष अपन बोलते हैं। तो ये पहुंचती है तंत्रिकाक्ष एक्सोन के अंतर्गत। एक्सोन में गति करती हुई कहां पहुंचती है? इस एक्सोन के अंतिम सिरे पर पहुंचती है। एक्सोन के कौन से सिरे पर पहुंची? एक्सोन की पहुंची अंतिम सिरा जो था उसके ऊपर पहुंच गई है। जब ये अंतिम सिरे पर पहुंचती है तो यहां से क्या होता है? कुछ विशेष प्रकार के रसायन जो होते हैं वो निकलते हैं। कुछ प्रकार के रसायन क्या होते हैं? यहां से निकलते हैं, यानी कि ये यहां पर करती है, रसायनों का स्रावित करती है। और ये रसायन जो होते हैं ये गति करते हुए कहां पहुंच जाते हैं? दूसरी तंत्रिका कोशिका का जो दुर्मास्म था वहां तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तंत्रिका कोशिका के किस रूप में? दुर्मास्म तक ये पहुंच जाते हैं। दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्मास्म तक पहुंच जाते हैं। इस तरीके से ये गति करते हैं, और ये पूरी की पूरी जो गति हो रही है वो किसके रूप में हो रही है? यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी गति हो रही है वो किस रूप में हो रही है? विद्युत आवेग जो होता है उसके रूप में हो रही है। इसके रूप में हुई ये विद्युत आवेग जो है उसके रूप में हुई ये पूरी की पूरी जो गति हुई है। तो तंत्रिका कोशिका में आवेग जो गति कर रहे हैं वो किस रूप में गति कर रहे हैं? वो विद्युत आवेग के रूप में गति कर रहे हैं, जो कि रासायनिक रूप में एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक क्या होते हैं? पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कैसी होती है हमारी तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका का चित्र जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये है हमारी तंत्रिका कोशिका जो होती है उसका सबसे बाहर वाला जो भाग है, जिसको अपन ने यहाँ नाम लिखा हुआ है, इसको अपन क्या कहते हैं? इस भाग को नाम दिया जाता है द्रुमिका। ये जो भाग होता है इस भाग को हम क्या नाम देते हैं? इसको कहा जाता है द्रुमिका। या फिर आपको ये थोड़ा सा कठिन लगता है तो आप इसकी जगह दूसरा नाम याद रख सकते हो, आप इसको बोलते हो द्रुमास्म के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको अपन कहते हैं डेंड्राइट। इसके द्वारा क्या की जाती है? ग्रहण। यहां से ग्रहण होने के बाद इस वाले भाग में पहुंचती है, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? कोशिका काय कह रहे हैं। कोशिका काय जो है उसके बीच में गोलाकार संरचना होती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? केंद्रक जो होता है, इस नाम से इसको अपन क्या करते हैं? जानते हैं। उसके बाद जाती है ये इस लंबी जैसी रचना में, जिसका नाम क्या दिया हुआ है? इसको कहा जाता है तंत्रिकाक्ष, यानी कि इसको एक्सोन के नाम से जानते हैं। और यहां से गति करते हुए ये कहां पहुंचते हैं? उस तंत्रिका कोशिका का अंतिम जो सिरा होता है वहां पर पहुंचते हैं। तंत्रिका कोशिका के इस अंतिम सिरे पर जब ये पहुंचेंगे तो यहां पर क्या होगा? कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का सीक्रेशन होता है, और वो रासायनिक पदार्थ बीच में जो खाली भाग होता है उसको भर देता है, और वहां से कहां चला जाता है? दूसरी तंत्रिका कोशिका का जो द्रुमास्म होता है वहां तक ये गति करते हुए चले जाते हैं। मतलब ऐसी ही तंत्रिका कोशिका जो होती है वो इसके आगे भी उपस्थित होती है। पर ध्यान ये रखना है कि ये दोनों तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? एक खाली भाग पाया जाता है, और उस खाली भाग को नाम क्या देते हैं? उस खाली भाग को नाम दिया जाता है सिनेप्स, या उसको कहा जाता है सिनेप्टिक दरार जो होती है, ये कहा जाता है उसको। तो कभी आप सोचो कि भाई दो तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच होती हैं? नहीं भाई, ये तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं वो इस तरीके से पाई जाती हैं एक दूसरे से। ये एक तंत्रिका कोशिका का कौन हो गया? अंतिम सिरा। ये मान लेते हैं, या ये मान लो एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है, और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका की कौन है? द्रुमास्म है।
इन दोनों के बीच में ये एक दरार होती है और इस दरार का नाम क्या होता है? स्नैप्स। स्नैप्स दरार बोलते हैं इसको। जब यहां तक सूचनाएं पहुंच जाएंगी तो यहां से रसायन शुरू होगा, यानी कि रसायन निकलने लगेगा। वो रसायन क्या होता है? इस बीच के खाली भाग में फैल जाता है और फिर सूचनाएं इस स्थान से इधर क्या हो जाती हैं? ट्रांसफर हो जाती हैं। और इसी क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? अंतर्ग्रंथन, या इसको सिनेप्सिस जो होता है उस नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो ध्यान रखना किस प्रकार से गति करते हैं और किस दिशा में गति करते हैं। तो किस दिशा में गति करते हैं? पर्यावरण में जो भी घटनाएं होती हैं वो संवेदी अंग, जैसे मैंने लिख दिया, त्वचा द्वारा ग्रहण की गई। त्वचा में कौन थी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के दुर्वास ने उस संवेदना को लिया, वहां से उसने भेज दिया कोशिका काय को। कोशिका काय ने वो किसको दे दिया है? कोशिका काय ने वो दे दिया तंत्रिकाक्ष को। तंत्रिकाक्ष के पहुंची अंतिम श्रेय पर। जब अंतिम श्रेय पर पहुंची तो वहां से कौन निकला? रसायन। उस रसायन ने क्या किया? बीच की जो दरार थी उस दरार को क्या कर दिया? भर दिया। दरार को भर दिया तो जो भी इंपल्स यानी कि जो भी विद्युत आवेश थे वो क्या हुए? वो विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ क्या हो गए? गति कर गए। ठीक है। अब ये वाला ध्यान रखना कि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इनके बीच में एक खाली भाग पाया जाता है और उस खाली भाग को हम क्या नाम देते हैं? स्नैप्स जो होता है उस नाम से उसको जाना जाता है। स्नैप्स जब भर जाता है रासायनिक पदार्थ से तो सूचनाएं जो होती हैं, संवेदनाएं जो होती हैं या विद्युत आवेग जो जा रहा था, तब वो एक से दूसरी में होता है ट्रांसफर। एक से दूसरी में किस दिशा में ट्रांसफर होता है तो वो भी ध्यान रखना। एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम जो सिरा है वहां से सूचनाएं किधर जाती हैं? दूसरी तंत्रिका कोशिका की जो द्रोमिका या दुर्वास्म जो होता है वहां तक गति करती हुई जाती है। चलें आगे, ये देखिए। अब आगे बात करते हैं क्या कह रहा है। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना होती है। इसी तरह का एक अंतर्ग्रंथन यानी कि स्नैप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक क्या कर देता है? ले जाता है। यानी कि पहले तंत्रिका कोशिका में गति करता है और फिर वहां से कहाँ जाता है? दूसरी कोशिकाओं में जाता है, या फिर हमारी पेशी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जाएगा, या फिर किस में जाएगा? ग्रंथियों में। तो पहले तो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में गति करता हुआ जाएगा और फिर वहां से किस में ट्रांसफर होता है? वहां से किसी पेशी में या कोशिका में या किसी ग्रंथि में क्या हो जाता है? वो ट्रांसफर हो जाता है। अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक जो होते हैं ये किसका बना होता है? इस तंत्रिका ऊतक का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है तंत्रिका कोशिका के द्वारा। और इस तंत्रिका कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स के नाम से हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। इन न्यूरॉन का जो जाल होता है वही न्यूरॉन का जाल क्या कहलाता है? तंत्रिका ऊतक कहलाता है। न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को इसके द्वारा विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो तंत्रिका तंत्र है या तंत्रिका ऊतक है वो संरचना जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक हमारी बॉडी में ले जाती है। किसके रूप में ले जाती है? विद्युत आवेग के रूप में ले जाती है। तंत्रिका ऊतक बना किससे होता है? तंत्रिका कोशिका से बना होता है। तंत्रिका कोशिका को क्या नाम दिया है हमने? न्यूरॉन के नाम से इसको हम क्या करते हैं? जानते हैं। अब ये कह रहा है चित्र 7.1 जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, इसको देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। कौन से भागों को पहचानना है? एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, यानी कि जहां पर सूचनाओं को उपार्जित का मतलब जहां सूचनाएं क्या की गई हैं? जहां सूचनाएं ग्रहण की गई है। जहां सूचनाएं क्या की जाती हैं? ग्रहण की जाती हैं। एक तो उस भाग को पहचानना है और सूचनाएं जो है वो कहां पर ग्रहण की गई है वो मैंने आपको बताया। द्रुमिकाकृत सिरा जो होता है, डेंड्राइट टिप्स जो होते हैं, वहां पर सूचनाओं को क्या किया गया? ग्रहण किया गया।
तो तंत्रिका कोशिका का वो भाग जहां पर सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं, उपार्जित की जाती हैं, वो भाग कौन सा होता है? द्रुमिकाकृत सिरे जिसको अपन बोलते हैं वो होता है। दूसरा क्या कह रहा है? जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, और वो भाग कौन सा होता है? अपना तंत्रिकाक्ष या एक्सोन होता है। और तीसरा सवाल वहां पे दिया हुआ है, ये मैंने आंसर लिखे हुए हैं जो ब्लू से कर रखे हैं, एनसीईआरटी में ये 3 सवाल दिए हुए हैं। जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संकेतित हो संचरित हो जाता है, तो वो भाग कौन सा है? वो है तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। यानी कि आपसे ये इस डायग्राम के अंतर्गत, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में वो आपसे 3 चीजें पहचानने को कह रहा है। 3 चीजें कौन कौन सी पहचानने को कह रहा है? पहला तो इसके उस भाग को पहचानना है जहां पर सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है। तो जहां पर सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है वो भाग हमारा कौन सा है? द्रोमिका या द्रुमाश्म है वो भाग हमारा। दूसरा भाग ये क्या कह रहा है कि उस भाग को पहचानो जहां पर ये सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में क्या करती हैं? गति करती हैं। तो विद्युत आवेग के रूप में गति कहां करती हैं? वो भाग कौन सा होता है? तंत्रिकाक्ष होता है। और तीसरा सवाल वो कह रहा है कि उस भाग को पहचानो जहां पर ये सूचनाएं इसके रूप में रासायनिक संकेतों के रूप में क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं और आगे वाली तंत्रिका कोशिका तक जाती हैं। तो वो भाग कौन सा है हमारा? वो भाग है तंत्रिका का अंतिम जो सिरा होता है। और तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा है वो कौन सा है? अपना ये वाला पार्ट। ये है तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा जो है अपना ये वाला भाग। इन 3 भागों को पहचानने के लिए उसने हमसे कहा है। अब हमको वो क्या दे रहा है? अब हमको वो दे रहा है एक क्रियाकलाप। ये क्रियाकलाप आपको उसने दे दिया कि भाई इसको करके देखो, यहां से क्या पता चलता है अपने को। तो उसकी भी बात अपन करते हैं। देखो क्रियाकलाप में उसने क्या कहा है। अब वो कह रहा है आप कुछ चीनी, क्या कह रहा है वो आपको कह रहा है कि कुछ चीनी मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा है। ये मैंने उत्तर लिख दिया कि चीनी को जब हम मुंह में रखते हैं तो हमें उसका स्वाद पता चलता है कि चीनी स्वाद में कैसी होती है? मीठी होती है। अब क्या कह रहा है? अपनी नाक को अंगूठे से तथा तर्जनी अंगुली से क्या करो? दबाकर बंद कर लीजिए। यह क्या कह रहा है कि अपनी नाक जो है उसको एक तरफ अंगूठे से और एक तरफ तर्जनी अंगुली से दबाकर ऐसे क्या कर लेना है? बंद कर लेना है। अब फिर से चीनी खाइए, इसके स्वाद में क्या कोई अंतर होगा? कैसी बात है भाई, ये तो सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। नाक को दबाने से चीनी के स्वाद में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि चीनी अब भी हमको कैसी लगेगी? मीठी ही लगेगी और चीनी के स्वाद में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो नाक को दबाने से चीनी का स्वाद नहीं बदलेगा, क्योंकि चीनी का स्वाद जो है वो किसके द्वारा ग्रहण हो रहा है? जीभ के द्वारा। और नाक किसको ग्रहण करता है? स्मेल को, यानी कि गंध को ग्रहण करता है। तो नाक बंद करने से चीनी के स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो कि चीनी जो है उसका स्वाद किसके द्वारा? स्वाद ग्राही जो है कौन है? वो जीभ के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। जबकि नाक जो है वो किसके लिए है? घ्राण ग्राही, गंध के लिए होता है वो, तो है ना। चीनी के स्वाद में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। विशेष अंतर क्या? अंतर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मीठा स्वाद जो है वो जीभ के रस संवेदी ग्राही पहचानते हैं, ना कि नाक के घ्राण ग्राही उसको पहचानते हैं। अब क्या कह रहा है? खाना खाते समय उसी तरह से अपनी नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं क्या आप उस खाने का पूरा स्वाद ले रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, आपको 2 चीजें कही इसने कि खाना खा रहे हो। पहली बात, खाना खाते समय क्या करना है? अपनी नाक जो है उसको बंद करना है। और नाक बंद करने के बाद वो क्या कह रहा है कि अब ध्यान दो कि जिस भोजन को आप खा रहे हो क्या उस खाने का पूरा स्वाद आप ले रहे हो। तो मैं कहूंगा कि भाई नहीं ले रहे। आप कहोगे सर क्यों नहीं ले रहे? हम खाना तो मुंह से खा रहे हैं तो पूरा स्वाद तो ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, खाने का स्वाद तो हम ले रहे हैं, लेकिन खाने की स्मेल जो है वो तो कौन ग्रहण करेगा? वो तो नाक ही ग्रहण करेगा ना। तो केवल स्वाद स्वाद आ रहा है,
नाक के द्वारा उसकी गंध जो है वो नहीं ग्रहण की जा रही है कि खुशबू उसमें कैसी आ रही है। अब आप सोचो कि अगर स्वाद और खुशबू दोनों एक साथ आए तो उस खाने का ज्यादा आनंद मिलेगा अपने को। नाक बंद करने से केवल स्वाद स्वाद मिलेगा और केवल जीभ को रोकने से केवल स्मेल स्मेल मिलेगी, लेकिन दोनों अगर चालू रहेंगे तो खाने का स्वाद भी मिलेगा और खाने की गंध भी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से खाने का आनंद जो है वो क्या होगा, ज्यादा आएगा। ऐसा ही मैंने यहां पे लिखा है। नहीं, नाक बंद होने पर भोजन का पूरा स्वाद अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्वाद और गंध मिलकर भोजन का क्या देते हैं, पूरा आनंद देते हैं। अब हमने क्या किया, नाक को हमने बंद कर लिया तो घ्राणग्राही जो है उन्होंने अपना कार्य नहीं किया और भोजन का जो स्वाद है वो अपने को क्या महसूस होगा, कम महसूस होगा अपने को स्वाद। यानी कि केवल जीभ जीभ के द्वारा जो रस संवेदी ग्राही ग्रहण करेंगे वही हमें फील होगा। हमें जो स्मेल, खाने की जो खुशबू आनी चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। तो खाने का स्वाद तो आएगा पर पूरा आनंद नहीं आएगा खाने का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन का स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हो? अब देखो, नाक बंद होती है तो चीनी के स्वाद में तो हम कोई अंतर महसूस नहीं करते, लेकिन जब नाक बंद होती है तो भोजन के स्वाद में अंतर होता है। जब नाक बंद करते हैं तो चीनी के स्वाद में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, वो मीठी लगेगी क्योंकि चीनी में खुशबू तो ना के बराबर ही होती है, लेकिन भोजन का जो स्वाद है वो नहीं आएगा अपने को। यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस तरह का अंतर जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा कीजिए। तो पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? बिल्कुल, जुकाम हो जाता है तो हम इसी तरीके की स्थिति का सामना करते हैं, क्योंकि जब जुकाम हो जाता है तो हमारा नाक जो होता है वो बंद हो जाता है, या ये कहें कि नाक के जो घ्राणग्राही होते हैं, जो गंध को ग्रहण करते हैं, वो पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं, या वो ग्रहण करके हमको मस्तिष्क तक सूचना नहीं पहुंचाते हैं। तो हमको उस समय जो है वो स्मेल जो है वो हमको नहीं आती है, गंध जो है वो नहीं आती। नाक बंद होने पर भोजन के स्वाद में अंतर महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन का पूरा स्वाद जो है वो रस संवेदी ग्राही तथा ग्रहण ग्राही जो है, दोनों संयुक्त कार्य के द्वारा क्या होता है, अनुभव होता है। पूरा स्वाद मतलब आधा अधूरा स्वाद तो अपने को केवल एक चीज से भी मिल सकता है। जैसे जीभ से अपने को सिर्फ क्या मिल सकता है, जीभ से अपने को सिर्फ मिल सकता है कि भाई हम जो भोजन ले रहे हैं उसका स्वाद। नाक से हमको सिर्फ क्या मिल सकता है, उसकी गंध, गंध जो होती है उसका स्वाद। लेकिन जब दोनों चीजें काम करती हैं तब हमको क्या मिलता है, उसका स्वाद भी मिलता है और उसकी स्मेल भी मिलती है। तो उस समय ज्यादा हमको क्या आता है, आनंद महसूस होता है। जब नाक बंद हो जाती है तो घ्राणग्राही ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे भोजन का पूरा स्वाद जो है वो महसूस नहीं होता। चीनी का स्वाद मुख्यतः मीठा होने के कारण आसानी से पहचान में आ जाता है, परंतु अन्य खाद्य पदार्थों का स्वाद जो है वो कम महसूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जुकाम होने पर इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस समय नाक बंद होने से गंध का अनुभव कम हो जाता है और भोजन फीका या कम स्वादिष्ट जो है वो क्या है, महसूस होता है। ऐसा नहीं कि भोजन स्वादिष्ट नहीं था, भोजन स्वादिष्ट तो था पर स्मेल नहीं आ रही है, तो उसका पूरा जो आनंद है ना वो नहीं मिल रहा है अपने को। पूरे आनंद के लिए अपने को दोनों चीजें एक साथ चाहिए, स्वाद भी चाहिए और हमको स्मेल भी चाहिए, तब हम कहेंगे कि भोजन जो है उसका पूरा स्वाद अपने को क्या हो रहा है, मिल रहा है। अगर एक चीज जैसे नाक बंद हो गया तो केवल स्वाद स्वाद मिल रहा है, उसकी जो स्मेल है वो अपने को फील नहीं होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं कि ये प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्टिव एक्शन जो है, ये जब होता है तो क्या होता है। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया जो है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। तो सबसे पहले तो यही चीज ध्यान रखो कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है,
पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के विपरीत अचानक हुई क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया जो है उस नाम से उसको क्या करते हैं? जानते हैं। किसी घटना के प्रति, पर्यावरण में कोई घटना हुई, उसके प्रति अचानक होने वाली अनुक्रिया जो होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से उसको क्या करते हैं? जानते हैं। ध्यान देना, डेफिनेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया है। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से उसको क्या करते हैं? हम जानते हैं। डेफिनेशन जो थी उस डेफिनेशन को मैंने क्या कर दिया है? हाइलाइट करके जो है वो आपको दिखा दिया है कि इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है भाई, क्या है डेफिनेशन? पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप हुई अचानक क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। बहुधा प्रतिवर्ती शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं? इसके लिए ज्यादातर हम जो शब्द काम में लेते हैं वो कौन सा होता है? प्रतिवर्त शब्द को काम में लेते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्ती स्वरूप आग की लो से अपना हाथ क्या कर लिया? पीछे हटा लिया। या मैं भूखा था कि प्रतिवर्ती स्वरूप मेरे मुंह में क्या? पानी आने लगा। हम ऐसा बोलते हैं कि मैं प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप बस से क्या हो गया? कूद गया। मैं प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ कि कोई गर्म वस्तु मेरे को छूती, मैंने अपने हाथ को क्या कर लिया? हटा लिया। प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ कि मैं भूखा था, इसलिए मेरे मुंह से क्या आ गया? पानी आने लगा। इसका मतलब क्या है? ये पूछ रहा है कि इसका अभिप्राय क्या है, क्या होती है ये प्रतिवर्ती क्रिया, कैसे हुआ? तो इन उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते, या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया क्या हुई कि भाई मैं भूखा था इसलिए मुंह में पानी आ गया। अब देखो इसमें प्रतिवर्ती क्रिया क्या है कि भूखा था इसलिए मुंह में पानी आ गया, और पानी तो कम भी आ सकता है और ज्यादा भी आ सकता है। तो आप भूखे थे इसलिए मुंह में ज्यादा पानी आ जाएगा। जो कम भूखा होगा या खाना खा के आया, उसको भोजन को देखकर भी उसके मुंह में लार कम आएगी, क्योंकि उसको भूख नहीं है। तो क्या हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे हुआ ये कि भूख की वजह से अचानक से क्रिया हुई। हमने सोचा नहीं कि भूख लग रही है इसलिए मुंह में पानी आएगा। हम बस से कूद गए, हमने ये नहीं सोचा कि हम बस से क्यों कूद रहे हैं, ब्रेक लगाए हैं, या किस घटना की वजह से हम कूद रहे हैं। हमें कुछ ऐसी घटना महसूस हुई, उसके कारण हम बस से क्या हो गए? कूद गए। हम कह रहे हैं कि भाई गर्म वस्तु हमको टच करती है, मैं ऐसे खड़ा हूं, अचानक मेरा हाथ जो है वो किसी चीज को यूं टच कर जाए तो मैं हाथ को अचानक से ऐसे हटा लूंगा। तो इसका मतलब मैंने सोचा नहीं कि वो गर्म वस्तु है, उसकी वजह से मेरा हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा। बस वो टच किया और मैंने हाथ को क्या कर लिया? हटा लिया। तो ऐसी क्रियाएं जिसके अंतर्गत हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यहां भी लिखा भी हुआ है कि उसके बारे में विचार नहीं करते हम कि मुझे ये घटना करनी है, हाथ को हटाना है, तेज हटाना है कि धीरे हटाना है। विचार नहीं किया हमने, सिर्फ गर्म वस्तु छुई और हमने हाथ को क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, तो इन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण जो है वो हम महसूस नहीं करते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इनको कि भाई हमें कैसे करना है ये। तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आप यहां पर जो ये शब्द लिखा हुआ है ना, अचानक, इस अचानक शब्द का मतलब क्या है? इस अचानक शब्द का मतलब होता है कि उसके ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, और दूसरी बात करें तो हम उसके ऊपर क्या नहीं करते हैं? विचार नहीं करते हैं, सोच विचार नहीं करते हैं उसके ऊपर। बस वो हो जाती है, उसके ऊपर सोच विचार जो है वो नहीं किया जाता है, बस वो हो जाती हैं। ऐसी घटनाएं जो होती हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप कह सकते हो कि अचानक, सोचा विचारा नहीं, जिसके बारे में उस घटना को हम क्या कह रहे हैं? प्रतिवर्ती के नाम से जान रहे हैं, उसको हम रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। फिर भी ये वो स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। मतलब सोच विचार नहीं रहे, हमारे नियंत्रण में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं?
पर्यावरण में कोई घटना हुई, उसके प्रति हमने क्या कर दी, अनुक्रिया फिर भी कर दी, बिना सोचे विचारे, बिना किसी नियंत्रण के पर्यावरण में जो घटना हुई उसके प्रति हमने अनुक्रिया कर दी, तो वो क्या कहलाई, प्रतिवर्ती। इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है? अब हम तो नहीं कर रहे, लेकिन कहीं से तो कंट्रोल हो रही होंगी ना ये, तो कैसे इसको कंट्रोल करते हैं उसकी हम बात करते हैं। इस पर फिर से क्या करते हैं, हम विचार करते हैं कि भाई दोबारा से देखते हैं कि वास्तव में हुई कैसे। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुखदाई खतरनाक स्थिति होती। आग की लपटें जो हैं उसके संपर्क में जब हम जाते हैं, तो ये कह रहा है कि वो हमारे लिए भी या किसी दूसरे जानवर के लिए भी क्या होती है, वो दुखदाई होती हैं या फिर कैसी होती हैं, हानिकारक होती हैं, खतरनाक स्थितियां होती। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? अब यह एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। विचार करें, मतलब ये क्या कह रहा है कि पर्यावरण में कोई आग है, आग की लपटें उठ रही हैं, उन लपटों की वो बारे में कह रहा है कि लपटें जो होती हैं वो मनुष्य के लिए या फिर किसी भी दूसरे जानवर के लिए क्या होती हैं, वो हानिकारक होती हैं। अब ये क्या कह रहा है कि आप सोचो, क्या सोचो, हम विचार करें कि इससे हमको क्या पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमें अपने हाथ को क्या कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए। तब तक तो हमारा हाथ जो है वो क्या होगा, जल जाएगा। तब तक एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा, लगेगा ना। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, ये तो इन्होंने आग का दिया है एनसीईआरटी में, आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं कि हमारा पैर किसी कांटे पर चुभा, पैर जो है या कांटा जो है वो हमारे पैर में चुभा। अब हम सोचेंगे इससे कि भाई कांटा चुभा तो हमको नुकसान पहुंच सकता है, कितना नुकसान पहुंच सकता है, इसको सोचने विचारने में क्या होगा, समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी क्या होगा, आवश्यक होगा। यानी कि विचार करना जो है ये तो एक बहुत कठिन काम है भाई, कि कौन इसमें काम करेगा कि पहले हम कांटा चुभा ये सूचनाएं पहले मस्तिष्क की तरफ भेजेंगे, फिर मस्तिष्क इसके ऊपर डिसीजन लेगा कि भाई क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए कि रखा रहना चाहिए। वो सूचनाएं फिर वापस आएंगी, पैर तक पहुंचेंगी, पैर तब जाकर क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। इतनी देर में तो कांटा यहां से चुभ के इधर निकल जाएगा, निकल जाएगा ना कांटा इतनी देर में, तो बिल्कुल। तो ये क्या है, ये विचार करना कह रहा है कि ये एक जटिल प्रक्रिया है। अतः ये बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्य क्रियाओं के जुड़ने के लिए क्या होती है, बाध्य होती। यदि यह वस्तुस्थिति हो कि कोई आश्चर्य नहीं किया कि हमारे शरीर में होने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल बने होते हैं। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि तंत्रिका ऊतक जो होता है उसका निर्माण किससे होता है, तंत्रिका कोशिकाओं के एक जाल जो होता है उसके द्वारा होता है। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत क्या करता है, प्राप्त करता है, तथा उस पर अनुक्रिया से पहले हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से क्या होता है, जुड़ा होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि संकेत प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, संकेत प्राप्त करने के लिए हमारी खोपड़ी में कौन है, मस्तिष्क। इस मस्तिष्क का कौन सा भाग, सोचने वाला जो भाग है, वो तंत्रिकाओं द्वारा क्या होना चाहिए, शरीर के दूसरे जो भाग हैं उनसे क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। तभी तो हर भाग से सूचनाएं कहाँ पहुंचेंगी, मस्तिष्क तक पहुंच। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है, तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम भी करती हैं। यानी कि मस्तिष्क तक संकेत जाने के लिए मस्तिष्क का शरीर के दूसरे भागों से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। किसके द्वारा जुड़ा होना चाहिए, तंत्रिकाओं के द्वारा। अब मस्तिष्क तक सूचना पहुंच गई तो मस्तिष्क इन सूचनाओं को वापस भी पहुंचाएगा। तो मस्तिष्क वापस पहुंचाएगा तो मस्तिष्क का ये जो भाग है वो पेशियों से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, ताकि वो पेशियों को गति करने के लिए क्या कर सके,
आदेश दे सके, ताकि जैसे ही अब दो तरीके हो गए, दो तरीकों की बात कर लेता हूं, मैं बता दूंगा। पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी कि दो बात हो गई। दो बात कौन कौन सी हो गई, मैं यहां पे लिख देता हूं। इन सारी लाइनों से अपने को कितनी बात निकल के आई? दो बात निकल के आई। पहली बात क्या निकल के आई? फर्स्ट में यहां पे लिखता हूं कि मस्तिष्क का क्या होना चाहिए? शरीर के दूसरे भागों से जुड़ा होना चाहिए। मस्तिष्क का तंत्रिकाओं द्वारा, मस्तिष्क का तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के दूसरे भागों से क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। एक तो ये, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि मस्तिष्क की सूचनाओं को, अब जैसे मान लीजिए हाथ जो है ये मस्तिष्क के द्वारा जुड़ा हुआ है, हाथ ने सूचना दे दी मस्तिष्क को कि भाई गर्म वस्तु मेरे को छू गई। अब क्या होगा? अब हाथ का हटना भी तो जरूरी है ना, और हाथ को हटाने में गति कौन करती है? पेशियां। तो फिर क्या होगा? मस्तिष्क के द्वारा पेशियां जो है हाथ की वो भी जुड़ी हुई होंगी, ताकि मस्तिष्क से सूचना यहां तक आएगी और हाथ क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और हाथ को हटाने के लिए गति कौन करेंगी? पेशियां करेंगी। तो मस्तिष्क का शरीर के अंगों की पेशियों से भी क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा भाग कौन हो गया? तो दूसरी चीज यहां से अपने को पता क्या चली, वो लिख देता हूं। मस्तिष्क का पेशियों को गति कराने के लिए, पेशियों को गति कराने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ा होना चाहिए। विभिन्न अंगों से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकें। तो काफी टाइम लगेगा इसमें तो। इसलिए ये जो क्रिया होती है वो कैसे हो जाती है? अपने आप अचानक से हो जाती है। शरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है? उष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा, उष्मा के संवेदन, उष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं उष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती हैं, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निगम क्रिया को करने का कार्य करता है, वह अति शीघ्र क्या हो जाएगा? पूरा हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि पहले सूचनाएं जाएंगी, हाथ कर्म वस्तु को छुआ, वो सूचनाएं पहुंची मस्तिष्क तक, मस्तिष्क क्या करेगा? सूचना के प्रति अनुक्रिया करेगा, फिर उसको कहां भेजेगा? अंगों की पेशियों तक पहुंचेगा, पेशियां उस अंग को गति कराएंगी और अंग क्या होगा? दूर हट जाएगा उस गर्म वस्तु से। इसमें तो काफी समय लग गया। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये सब चीजें जो है ना ये आपस में ही जुड़ी होनी चाहिए। यानी कि उष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि तंत्रिका उष्मा का पता लगाती है और उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो किससे जुड़ी होती हैं? पेशियों से। मतलब उष्मा का पता लगाने वाली तंत्रिका और पेशियों से जुड़ी हुई तंत्रिका, ये दोनों आपस में जुड़ी हों तो बीच का जो समय है वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। गति करती हैं तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने
तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है, वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी पूरा। आगम का मतलब लाने और निगम का मतलब जाने। तो इसमें जो लगने वाला समय है ना, वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये चीजें आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती। सामान्यतः इस तरह के संबंधन को हम क्या कहते हैं, इसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसको, ये जो बात वो कह रहा है, कौन सी बात कह रहा है ये, कि ऊष्मा का पता लगाने वाली तंत्रिकाएं, यानी कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हुआ था उसका पता लगाने वाली तंत्रिकाएं और पेशियों को गतिशील करने वाली तंत्रिकाएं हैं, ये दोनों आपस में जो जुड़ी हुई होती हैं, इसका जो संबंध बनता है उस संबंध का ही नाम क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसा कि कहां दिखाया गया है, चित्र 7.2 जो है उसमें दिखाया गया है। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप का संबंध आगम तंत्रिका तथा निर्गम तंत्रिका के मध्य कहां होना चाहिए। पहले तो चित्र को देख लेते हैं, ये अपना चित्र रहा। जैसे क्या हुआ इसमें, कि ये हमारा हाथ था, इसने गर्म वस्तु को छुआ तो त्वचा ने इसको क्या कर लिया, ग्रहण। ग्रहण क्या हुआ, उष्मा या दर्द जो है वो त्वचा के द्वारा क्या किया गया, ग्रहण किया गया। ये उष्मा या दर्द कहाँ पहुंच गया, तन संवेदी तंत्रिका कोशिका जो है वो इसको लेकर जा रही है। लेकर कहाँ जा रही है, यहां पहुंची और यहां जाकर वो क्रिया क्या है, आपस में जो ये जुड़ी हुई थी यहां के द्वारा क्या हो गई, वापस आ गई, हाथ में आ गई। और हाथ की पेशियां जो है, ये पेशी है और हाथ की पेशियां क्या हो गई, गतिशील हो गई और हाथ अपने आप क्या हो गया, उठ गया। ये सब चीजें कहाँ जुड़ी हुई होती हैं वो पूछ रहा है। तो ये सब चीजें कहाँ जुड़ी होती हैं, मेरुरज्जु में, या फिर किसके द्वारा, मस्तिष्क के लिए। कुछ इनमें से मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं और कुछ इनमें किससे जुड़ी हुई होती है, मस्तिष्क जो होता है उसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरीके से ये भाग जो है वो अपना क्या करता है, काम करता है। सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहां सबसे पहले वो एक दूसरे से मिलती है। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल पे मिलती है। यानी कि मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले, मेरुरज्जु से मस्तिष्क को जाने वाला जो रास्ता होता है उसमें मिलती हैं ये दोनों की दोनों। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। यद्यपि आगत सूचनाएं कहां तक आती हैं, मस्तिष्क तक भी जाती है। यानी कि सूचना तो मस्तिष्क तक भी जाती है, पर वो संबंध जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, मेरुरज्जु के अंतर्गत बन रहा है, उस स्थान पर जहां तंत्रिकाएं कहां जा रही हैं, मस्तिष्क को जा रही है। तो मेरुरज्जु में बनता है किस स्थान पर, मस्तिष्क को जाने वाली तंत्रिकाएं जो होती हैं उनके बंडल के रूप में बनता है। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं होता है। अब ये तो हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क विकसित है तो हमारे सोचने की क्रिया जो है वो बहुत तेज है। कुछ जानवरों में तो ये सोचने का काम होता ही नहीं है, तो फिर उनमें क्रिया कैसे होती है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या फिर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसलिए उनके अंतर्गत क्या विकसित हुआ है, प्रतिवर्ती चाप जो है वो क्या हुआ है, विकसित हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में क्या करता है, काम करता है। क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हो जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश को फोकस करने से होती है। ये कह रहा है क्या आप उन घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हो, यानी कि उनको क्रम से व्यवस्थित कर सकते हो कि जो आंखों में प्रकाश पड़ने पर फोकस होती है। तो कर सकते हैं। पहले क्या होगा, आंखों पर तेज प्रकाश पड़ेगा। प्रकाश किसके द्वारा ग्रहण होगा, प्रकाश ग्राही के द्वारा ग्रहण होगा। प्रकाश ग्राही में कौन होते हैं, तंत्रिका आवेग क्या होंगे, उत्पन्न। ये आवेग कहाँ जाएंगे, संवेदी तंत्रिका द्वारा कहाँ पहुंचेंगे, मस्तिष्क। मस्तिष्क में सूचना का क्या होगा, विश्लेषण। विश्लेषण के बाद सूचनाएं किसको दी जाएंगी, नेत्र की पेशियों को दी जाएंगी। और नेत्र की पेशियां फिर क्या करेंगी, नेत्र की पेशियां पुतली को क्या कर देंगी, सिकुड़ देंगी। और आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। यानी कि प्रकाश पहले आंखों पर पड़ेगा, उसको कौन ग्रहण करेगा, प्रकाश ग्राही। प्रकाश ग्राही उसे कहां भेजेगा, मस्तिष्क तक। मस्तिष्क से वापस आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, आंख की पेशियों में। आंख की पेशियां क्या करेंगी, पुतली को क्या कर देंगी, छोटा छोटा कर देंगी, तो प्रकाश कम जाएगा और आंख को आराम से क्या मिल जाएगी, सुरक्षा मिल। ठीक है भाई।
उसका क्रम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ। अब आता है मानव मस्तिष्क, और इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।